प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सिंह गोलू एसबी कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो फिजिक्स के संबंध में है और क्लास 10th के लिए है। हालांकि इस चैप्टर का यूज 12th क्लास में भी पड़ेगा ऑप्टिक्स में, लेकिन इस चैप्टर का अध्ययन हम लोग 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। 10th क्लास में उल्लेखित टॉपिक्स को समझाने के उद्देश्य से करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले प्रकाश क्या है और प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। हालांकि हम आपको ये बातें अभी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, फिर जब हम लोग उल्लेख करेंगे प्रकाश के परावर्तन का तो वहां पर डीप हम लोग समझेंगे। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ के और उससे टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सभी वस्तुओं से टकराकर प्रकाश वापस नहीं लौटती है। जो वस्तु पारदर्शी होता है यानी कि जिससे प्रकाश आर पार कर सकता है, उससे प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। लेकिन जो वस्तु अपारदर्शी होगा अर्थात जिससे प्रकाश गुजर नहीं पाता है, उससे प्रकाश टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर आप प्रकाश को किसी कांच के टुकड़े से गुजारिएगा तो उस कांच से होकर प्रकाश पार कर जाता है। इसको निम्न उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आपके बाइक के हेडलाइट में जो बल्ब होता है, उस बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वह प्रकाश हेडलाइट के ऊपर लगे कांच के टुकड़े यानी कि शीशे के ग्लास को पार करके बाहर सड़क पर चला जाता है। या कोई 100 वाट वाला जो बल्ब आता है, पीला जिसका लाइट होता है, तो उस बल्ब की अगर बात करें तो उस बल्ब में आप देखते हैं कि कांच लगा रहता है और भीतर फिलामेंट गर्म होकर के उससे लाइट यानी कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। वो प्रकाश बल्ब से अगर बाहर नहीं निकल पाता तो फिर कमरे में रोशनी नहीं हो पाती। तो उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है, इन सभी विवेचना से स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश है वो कुछ वस्तुओं से पार कर जाता है लेकिन कुछ वस्तुओं से पार नहीं करता है। ये इसका भी जिक्र हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कर दे रहे हैं। मान के चलिए कि कोई वस्तु जैसे आपका कमरा है, तो कमरे में ईंट है, तो उस कमरे में जब आप प्रकाश जलाएंगे तो उस ईंट को पार करके वो प्रकाश बगल के कमरे में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर ईंट जो है वो अपारदर्शी हो गया, उससे प्रकाश गुजर नहीं पाएगा। तो अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश जाता है तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकरा कर पुनः वापस लौटता है। यही घटना, यही परिघटना प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसके बारे में विस्तार में हम लोग जिक्र करेंगे, समझेंगे। आपको समय देना होगा चीजों को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समय देना होगा। बारी बारी से सभी चीजों को हम बताएंगे तो प्रकाश के परिवर्तन को आगे चल के लिखवाएंगे, समझाएंगे और उससे संबंधित बातें अब हम लोग आगे करेंगे। अभी प्रकाश क्या है और प्रकाश से संबंधित कुछ अन्य गुणों का हम लोग उल्लेख कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है, तो ये प्रकाश है क्या। अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपने प्रकाश के बारे में अलग अलग तरह का परिभाषा सुना होगा, ऐसा संभावना है। तो अलग अलग पुस्तकों में जो अलग अलग प्रकाश का परिभाषा दिया गया होता है, वो सभी प्रकाश के वास्तविक परिभाषा का, वास्तविक गुण का उल्लेख करता है। अगर ऐसा नहीं करे तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रकाश को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। हम लोग प्रकाश को इस प्रकार से परिभाषित किए हैं कि वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। और इसी में एक लाइन और जोड़ दिया गया है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। तो वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपके मोबाइल फोन के अंदर एक ऐसा तकनीक व्यवस्थित है जो अंदर से बैटरी से एनर्जी लेकर के और लाइट यानी कि प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। वह प्रकाश
आपके डिस्प्ले पर पड़ के और पुनः आपके आंख पर पड़ रहा है, इसलिए उसका प्रतिबिंब, इस वीडियो का प्रतिबिंब या जो भी चीजें वीडियो में बताया जा रहा है, ये हाथों में मार्कर है, ये बोर्ड पर लिखा गया सारा प्रकाश के संबंध में जानकारी है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। अगर वो लाइट बंद हो जाए तो फिर वो चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से एक अंधेरे कमरे में जिसमें प्रकाश नहीं हो और आप जाते हैं, आपका कोई पुस्तक पढ़ा हो, तो आप अनुमान के आधार पर उसको ढूंढते हैं कि यहां होगा, वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है। लेकिन जैसे ही जब उस कमरे में प्रकाश जलाते हैं तो वो प्रकाश उस वस्तु पर जाता है और उस वस्तु पर पड़ के उस प्रकाश की जो किरण होती है वो आपके आंखों तक पहुंचती है, तब जाकर के आपके आंख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन पाता है और आप उस वस्तु को देख पाते हैं। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, और वो प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों पर आता है वस्तु से टकराने के बाद, यानी कि उसका परिवर्तन होता है और पुनः जब आंखों पर आता है तो आंखों में हमारे एक लेंस होता है, उत्तल लेंस मानव के नेत्र में होता है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग 3rd चैप्टर में करेंगे। तब वो उसका एक प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि लेंस प्रकाश के परिवर्तन नहीं बल्कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर काम करता है। प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों ही अलग अलग गुण है, दोनों ही गुणों को प्रकाश दर्शा सकती हैं और दोनों को दो अलग अलग लेसन के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। कैसे ऊर्जा का रूप है? अगर आप सूर्य के प्रकाश में कमरे के बाहर बैठ जाते हैं तो आपको एक ऊर्जा मिलने लगता है जिसके कारण आपको गर्मी महसूस होती है। अगर प्रकाश की किरण सोलर पर आता है, सोलर पर, यानी कि सोलर को आप जानते होंगे कि एक युक्ति होता है, और ये क्या करता है, उस प्रकाश के ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है और बैटरी में जाकर के वो विद्युत संचित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत आवेश के रूप में। तो वही विद्युतीय ऊर्जा जो है उसका उपयोग हम लोग बाद में बल्ब जलाने में, फैन चलाने में, अलग अलग विद्युतीय उपकरणों को चलाने में उसका यूज हम लोग कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा कई रूपों में पाया जाता है, ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं। विद्युत वाला भी ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा भी होता है, प्रकाशीय ऊर्जा भी होता है, उष्मीय ऊर्जा भी होता है। हम लोग भोजन करते हैं तो उससे भी एक ऊर्जा मिलता है जिसको जैव ऊर्जा कहते हैं। सभी ऊर्जा का अपना एक यूज है। अब जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन पचता है, चावल, दाल इत्यादि किसी भी चीज़ का सेवन किए उससे अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज कहते हैं वो मिलता है, वसा मिलता है। कुछ पदार्थों से ये सभी चीज़ें मिलता है, कुछ पदार्थों से सभी चीज़ नहीं मिलता है, कुछ एक चीज़ ही मिल पाता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है अर्थात ग्लूकोज जो मिलता है, उस ग्लूकोज का रूपांतरण श्वसन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा में होती है और तब हम लोग उस ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं अलग अलग कामों को करने में। तो जैव ऊर्जा कहलाता है। तो हमें किसी कार्य को करने में, जैसे बोलने में, चलने में, दौड़ने में, घूमने में, फिरने में, सोचने में, अलग अलग कामों को करने में हमें जैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश ऊर्जा से हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो कोई भी भूखा इंसान थका महसूस नहीं करता, धूप में बैठ जाता, ऊर्जा मिल जाता, चार्ज हो जाता, फिर दौड़ने लगता, घूमने लगता, फिरने लगता, काम करने लगता। तो प्रकाश ऊर्जा का एक अपना इंपॉर्टेंस है। इसको फिजिक्स में अलग अलग माध्यम से हम लोग इसका जिक्र करेंगे, इसका पढ़ाई करेंगे। और जैव ऊर्जा के कारण ही हम लोग मतलब अपना जैविक काम कर पाते हैं, दौड़ना, घूमना, फिरना, ये सब। तो ये अतिरिक्त जानकारी थी, लेकिन प्रकाश से संबंधित चीजें में ऊर्जा का जिक्र आ जाने के कारण हम आपको बता दिए। अब आप ये जान गए कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। तो कई जगह पर इसको ऊर्जा को आधार बनाकर भी परिभाषित किया जा सकता है प्रकाश को, कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। या अन्य कोई भी परिभाषा हो सकता है जो उसके वास्तविक गुण को डिफाइन करे
तो सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो बहुत सारा परिभाषा हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये सामान्यतः, इसके आगे आप चाहें तो सामान्यतः शब्द का भी यूज कर सकते हैं कि सामान्यतः यानी जनरली प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गति करता है। आगे आप अलग अलग चैप्टर के माध्यम से 12th क्लास में भी ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, सेकेंड वॉल्यूम में। आगे आपको ग्रेजुएशन वगैरह में भी पढ़ाई करना है। जितना हाई लेवल तक पढ़ाई करते जाइएगा उतना विस्तृत जानकारी आपको डीप नॉलेज होते जाएगा। 10th में 10th के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। 10th में PhD करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश जो है वो प्रकाश सीधी रेखा में सामान्यतः गति करती है। जनरली अधिकांश केसों में यही होता है, सीधे गति करता है, मतलब सीधा चलता है, ऐसे टेढ़ा मेरा मतलब नहीं चलता है। जनरली ये बात किया जा रहा है, प्रकाश सीधा जाएगा। यहां से अगर इधर जा रहा है तो एकदम ऐसे मतलब सीधा जाएगा, यहाँ थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसको टेढ़ा नहीं मानेंगे, सरल कहलाता है। उसके अलावा प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। ध्यान देंगे, देखिए जिस प्रकार से कई ऐसी भौतिक चीजें होती हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि को ही ले लीजिए। अब हमारा जो साउंड है, अगर आप अपने मोबाइल फोन को कुछ दूरी पर रख दिए और 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर की दूरी पर आप बैठे हैं, तो मोबाइल फोन्स के स्पीकर से जो साउंड यानी कि ध्वनि निकल रहा है, वो ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रहा है। वो क्यों पहुंच रहा है? तो वो पहुंच रहा है वायु के माध्यम से। अगर आप मंगल ग्रह पर या किसी ऐसे ग्रह पर जाते हैं जहां पर वायु नहीं है, वहां पर आप आवाज भी दीजिएगा तो बगल वाले को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कोई खास माध्यम नहीं है। लेकिन प्रकाश के संबंध में ये चीजें आवश्यक नहीं है कि कोई माध्यम होगा तबे प्रकाश जाएगा। हवा के माध्यम से भी प्रकाश जा सकता है, मतलब हवा हो तब भी जा सकता है, या कोई अन्य माध्यम हो तभी प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की ही आवश्यकता पड़े, ये आवश्यक नहीं है। निर्वात में, निर्वात का मतलब कि जहां वायु भी ना हो, उसको निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में भी प्रकाश जा सकता है। हमारे आपके बीच अगर हवा नहीं भी हो तब भी यहां से टॉर्च जलाया जाए या किसी माध्यम से प्रकाश भेजा जाए तो आप तक पहुंच पाएगी। तो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि चैप्टर में पढ़ना है, 11वीं क्लास 11th में इसका विस्तृत अध्ययन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश सीधी रेखा में सामान्यतः यानी जनरली गति करती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, अब ये तरंग 11th क्लास में डीप में पढ़ना है कि तरंग क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो इन सब चीजों का अध्ययन आपको 11th में थोड़ा बहुत करना है। उसके अलावा 12th क्लास में फिजिक्स का अंतिम लेसन जो है, जो AC अल्टरनेटिव करंट के बाद 8वां लेसन है, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ना है। रेडियो संचरण के लिए, टीवी संचरण के लिए, अलग अलग विद्युतीय उपकरण के संचरण के लिए अलग अलग तरंग की या विद्युत चुंबकीय तरंग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उन सब चीजों का जिक्र वहां पर पढ़ना है। वहां पर तरंग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ये सब तो 11th क्लास में, बाकी विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित जानकारी है 12th क्लास में पढ़ना है। तो ये बस आपको यहाँ बस इतना ही याद रखना है। आगे ये चीजें आपके समझ में आ जाएंगी मैग्नेट वगैरह चैप्टर में। चुंबक वगैरह के बारे में जब आप पढ़ाई करेंगे, विद्युत के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो वहां पर ये चीजें आपको हम समझाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको तत्कालिक रूप से ये याद रख लेना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करती हैं। तो सीधी भी करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी संचरण कर सकती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात जहां वायु नहीं हो वहां प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब हुआ 3 × 10⁸ का मतलब
3 में 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 8 बार 10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 8 गो जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे आप उसके बाद से 3 से गुना कर दीजिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर, इतना मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर दूरी तय करता है। अगर इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से डिवाइड कर देना होगा। जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, 2000 मीटर में 2 किलोमीटर, 3000 मीटर में 3 किलोमीटर होता है। तो आप मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या कर रहे हो, 1000 से भाग दे रहे हो। तो इसको अगर हम 1000 से भाग दे दें तो 3 गो जीरो कट जाएगा, तो अब इस पर 5 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ये 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश गति करता है। अगर किलोमीटर में आप बोलोगे तो 1 सेकंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर। समझ सकते हो कितनी दूरी है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं। 100 किलोमीटर आप बस से यात्रा करते हो तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे ऐसे लग जाता है। अब समझिए 3 लाख किलोमीटर है 1 सेकंड में प्रकाश गति करता है। कहां, निर्वात में। निर्वात में जहां वायु नहीं हो। और वायु में भी प्रकाश की चाल को 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड ही माना जाता है, क्योंकि यह इसके बहुत नजदीक होता है। 2.97 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के आसपास कुछ पुस्तकों में इसका व्याख्या होता है। तो ये चीजें है, तो ये 3 के बहुत करीब है, तो इसलिए इसको 3 ही माना जाता है। हालांकि निर्वात मतलब जहां वायु ना हो वहां प्रकाश का चाल थोड़ा अधिक होता है, वायु में प्रकाश का चाल थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के दृष्टिकोण से, जब भी आपको निर्वात में प्रकाश का वेग या वायु में भी प्रकाश का वेग लेना हो तो दोनों ही स्थिति में आप 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड का ही लीजिएगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे भी कि सघन माध्यम में प्रकाश का स्पीड घटते जाता है, कम होते जाता है, और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। और ये विरल और सघन क्या है, जिस माध्यम का घनत्व कम होता है, कम घना होगा वो विरल है, जो ज्यादा घना होगा वो सघन है। जैसे हवा और पानी को ले लीजिए, तो हवा और पानी के तुलना में आपको मालूम है कि हवा कम घना है, पानी ज्यादा घना है। अब देखिए ना, ये हवा में हम ऐसे हाथ कर रहे हैं, हमको कम चोट लग रहा है, चाहे बल कम लग रहा है। लेकिन वही पानी में ऐसे करें तो अधिक बल महसूस करेंगे, क्योंकि पानी का घनत्व अधिक है। अलग आधार पर भी इसको समझा जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है, किसी भी प्रायोगिक माध्यम से आप उसका परीक्षण कीजिएगा तो हवा का घनत्व कम है, पानी का घनत्व अधिक है। अब आप ही बताइए ना कि आप जब दौड़ते हैं सड़क पर, आपको हवा में दौड़ाया जाए तब स्पीड दौड़ पाइएगा, कि आपको इतना पानी में खड़ा करा के बोला जाए कि दौड़ा जाए तब स्पीड दौड़ पाइएगा। अपने मन से प्रश्न पूछिए, जाहिर सी बात है कि आपको आंसर मिलेगा कि हवा में स्पीड दौड़ पाइएगा, पानी में कम, क्योंकि हवा कम घना है, पानी ज्यादा घना है। तो इसलिए कम घने चीजों में विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। इस चीज की व्याख्या हम आपको आगे करेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा निर्वात के तुलना में वायु का घनत्व थोड़ा अधिक होता है। निर्वात में कुछ नहीं है, कोई द्रव्यमान नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप हवा की बात करिएगा तो हवा आ जाएगा, हवा में द्रव्यमान होता है तो हवा में घनत्व भी होगा। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन, तो हवा थोड़ा ज्यादा घना हो जाएगा, तो इसलिए हवा में प्रकाश का वेग तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। लेकिन वैल्यू आपको लगभग इतना ही आंकिक प्रश्न के उद्देश्य से पुट करना है। तो ये प्रकाश के संबंध में जानकारी थी कि प्रकाश जनरली सामान्यतः सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को चौथे पांचवें लेसन में आपको समझाएंगे, और उसके अतिरिक्त आपको 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, और 12th में फिजिक्स का 8 लेसन है जिसमें आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का जिक्र करना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये समझ सकते हैं कि पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में इतना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर। किलोमीटर में 1000 से भाग दे देंगे तो 3 गुना 10 के पावर 5 हो जाएगा। उतना स्पीड से चलता है, बहुत अधिक स्पीड है।
और हवा में भी पूछे तो वही स्पीड लेंगे। अब हम लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये चीजें तो हो गई। अगर आपका बेसिक थोड़ा कमजोर होगा, हो सकता है कि आपको लगे कि वीडियो थोड़ा स्पीड हो गया है, तो या तो आप उसको स्लो करके और देख सकते हैं, और नहीं तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, 2 बार 3 बार। ये तो आपके लिए बेहतर मौका है। ऑफलाइन क्लासेज में आप एक बार देख पाते हो, इसमें तो आप बार बार देख सकते हो। अन्य चीजों में अपने इंटरनेट को खत्म कर देते हैं, पढ़ाई में खत्म करें, उससे जानकारी मिलेगी आपको। निर्वात में ये प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए स्रोत का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घरों में आय का, इनकम का, पैसा कमाने का कोई स्रोत होगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई आपका व्यवसाय हो, कपड़ा का दुकान हो, सब्जी का दुकान हो, किराना दुकान हो, या कोई अन्य दुकान हो। यह भी हो सकता है कि आपके घरों में कोई रेलवे में, कोई भारतीय सेना में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर इस तरीके से काम करके और पैसा कमाता हो। तो जो जहां से पैसा कमाता है वो कहेगा कि इनकम का सोर्स मेरा ये है, पिताजी नौकरी में है, या मेरे इनकम का सोर्स व्यवसाय है, बिजनेस है। कोई कह सकता है मेरे इनकम का स्रोत जो है कृषि है, मतलब खेती बाड़ी से जो अनाज उपजता है, सब्जी उपजता है, उसको बेचा वगैरह जाता है। कोई ये कह सकता है कि मेरे यहाँ इनकम का स्रोत पशुपालन है, पशु को पाल करके और उससे संबंध मतलब प्राप्त होने वाले दूध इत्यादि को बेच करके इनकम करना, या अलग अलग बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। अब जैसे जल का ही स्रोत देखिए, तालाब से भी जल प्राप्त हो जाता है, कुआं से भी जल प्राप्त हो जाता है, नदी से भी जल प्राप्त होता है, समुद्र से भी जल प्राप्त होता है, भूमि से भी जल प्राप्त होता है। भूमि से जल प्राप्त होने का मतलब हुआ भूमिगत जल। भूमि मतलब जमीन, गत मतलब नीचे। जमीन के नीचे जो जल है उसको हम लोग एक तकनीक यानी चापेकल जो डेवलप किया गया है ना, उसके माध्यम से हम लोग पानी को खींच करके ऊपर यूज करते हैं, तो भूमि का जल है, उससे भी जल प्राप्त हो जाता है। तो ये सब जल का स्रोत है। उसी प्रकार से प्रकाश के स्रोत का मतलब हो गया कि वे सभी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। अब जैसे ये बल्ब अगर नहीं जल रहा है, मान के चलिए कि कोई कमरे में लाइट है और ये नहीं जल रहा है, तो ये प्रकाश का स्रोत उस समय नहीं है, उस समय इससे प्रकाश प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जलते हुए बल्ब से प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है या देता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो ये सब प्रकाश का स्रोत हो गया। मतलब जहां से भी प्रकाश प्राप्त हो जाए, ज्यादा तनाव नहीं, आसानी से समझे कि जहां से भी प्रकाश प्राप्त हो जाए उसको प्रकाश का स्रोत मानेंगे। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं सूर्य, जलता हुआ बल्ब, लिख ही दे रहे हैं। उदाहरण, सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, पूरी दुनिया प्राप्त करती है प्रकाश, तो सूर्य हो गया प्रकाश का स्रोत। इसके अलावा जलता हुआ बल्ब हो गया, ये भी प्रकाश का स्रोत हो गया। जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ये भी प्रकाश का स्रोत हो गया, इत्यादि। और भी बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए, तो इन सब चीजों का आप नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, और वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद प्रकाश के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेकर के इस वीडियो में आ रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु को जानते हैं, जो प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित चैप्टर के अगले कड़ी में आता है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस बॉडीज भी इसको बोला जाता है, वह वस्तु जो स्वयं के छूट गया है यहां पर, सॉरी, वह वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यह भी परिभाषा सही है, यह भी परिभाषा सही है। मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा परिभाषा ऊपर वाला है, ज्यादा अच्छे तरीके से व्याख्या कर रहा है। ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों में आपको नंबर मिलेगा, दोनों चीजें सही है। देखना है कि आपको आसानी से कौन सी चीजें समझ में आ जा रही है। तो यहां पर आप देखेंगे, वह वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एक बल्ब जलता है,
तो बल्ब जल रहा है, उसका प्रकाश पुस्तक पर भी गया, बेंच पर भी गया, टेबल पर भी गया, अलग अलग चीजों पर पड़ा, लेकिन उसी प्रकाश के कारण वो बल्ब भी प्रकाशित हो रहा है। तो उस जलते हुए बल्ब को या उस बल्ब को हम लोग प्रदीप्त वस्तु मानेंगे। अब जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक अपने प्रकाश के कारण प्रकाशित नहीं हुआ, वो तो किसी जलाए गए टॉर्च के कारण, मोमबत्ती के कारण, बल्ब के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, उसके कारण वो प्रकाशित हुआ, तो उसको अप्रदीप्त वस्तु मानेंगे। सिंपल सा यही फंडा है, यही इसका मतलब है। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो उसको प्रदीप्त वस्तु कहा जाएगा, और यदि कोई वस्तु स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित न हो बल्कि किसी प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु मानेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए उदाहरण, सूर्य, मोमबत्ती, ये खुद प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं और खुद के प्रकाश से प्रकाशित भी हो सकते हैं या होते हैं। ये प्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में आएंगे। और अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में आपका ईंट, पत्थर, टेबल, पुस्तक, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये किसी दूसरे प्रदीप्त वस्तु के द्वारा जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो उसके प्रकाश के कारण ये प्रकाशित होगा। इसमें जो लाइट आएगा, ब्राइटनेस आएगा, जो भी होगा वो किसके कारण बढ़ेगा? किसी दूसरे वस्तु के कारण, किसी दूसरे प्रदीप्त वस्तु के कारण इसमें क्या आएगा? प्रकाश आएगा। तो आप याद रख सकते हैं कि वह वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और वह वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है बल्कि प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होती है तो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर, टेबल, पुस्तक इत्यादि। तो ये सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग प्रकाश की किरण को समझते हैं। पहले चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन के संबंध में, अगले टॉपिक यानी कि प्रकाश के किरण के संबंध या प्रकाश की किरण के संबंध में बात कर रहे हैं। तो प्रकाश का जो स्रोत होता है, चाहे सूर्य हो गया या जलता हुआ बल्ब जो विद्युत धारा के कारण जल पाता है, तो बल्ब हो गया या मोमबत्ती हो गया या कोई भी प्रकाश का स्रोत हो गया जहां से कि प्रकाश निकलता है, प्रकाश प्राप्त होता है, तो प्रकाश किरण के रूप में निकलता है। तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का किरण है क्या, मतलब कि रे ऑफ लाइट। रे मतलब किरण होता है, लाइट मतलब प्रकाश। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गति करता है तो उस गति पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। देखिए, कभी भी प्रकाश कहां गति करेगा? पारदर्शी माध्यम में। पारदर्शी माध्यम ही उसी को बोलेंगे जिससे कि प्रकाश आर पार हो सकेगा। अब शीशा से होकर प्रकाश पार कर जाता है, वायु से होकर प्रकाश पार कर जाता है, निर्वात में तो प्रकाश पार हो ही जाता है, उसके अलावा पानी में भी प्रकाश पार कर जाता है। लेकिन किसी धातु में, जैसे लोहे में, लकड़ी में, ईंट में, पत्थर में, इस समय प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो जिसमें प्रकाश पार करता है उसी को तो पारदर्शी कहते हैं, जिसमें नहीं पार करता है उसको अपारदर्शी कहते हैं। तो प्रकाश जब भी गति करेगा किस माध्यम में गति करेगा? पारदर्शी माध्यम में। तो ये पारदर्शी माध्यम का जिक्र कर दिए हैं कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, और कैसे गति करता है, ये चीजें हम लोग प्रकाश के गुण में यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या प्रकाश से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे वहां पर हम लोग देखे थे कि जनरली यानी कि सामान्यतः प्रकाश कैसे गति करता है? सीधी रेखा में गति करता है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में ही गति करेगा, सीधी रेखा में, सामान्यतः सीधी रेखा में ही गति करेगा, गति करता है या गति करती है, तो उस गति पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गति करती है, प्रकाश कैसे गति करती है? पारदर्शी माध्यम में गति करती है और सीधी रेखा में गति करती है, तो उसी गति पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहां पर सन यानी कि सूर्य भगवान हो गए, तो ये सूर्य देव के द्वारा या सूर्य के द्वारा प्रकाश जो उत्सर्जित होगा, प्रकाश की बहुत सारी किरणें ऐसे निकलेंगी और पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर फैल जाएंगी।
अब सभी किरण को तो हम बना नहीं सकते हैं, तो 2 4 5 किरण हम आपको दिखा दिए। अब ये किरण प्रकाश, ये सूर्य हो गए प्रकाश के स्रोत, तो सूर्य हो गए प्रकाश के स्रोत, और इससे प्रकाश कैसे आ रहा है? सीधी रेखा में आ रहा है, और सीधी रेखा में आ रहा है तो इसी गति पथ को प्रकाश का किरण कहेंगे। ये प्रकाश का किरण हो गया, ये प्रकाश का किरण हो गया, ये प्रकाश का किरण हो गया, ये प्रकाश, और प्रकाश के बहुत सारे किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, मतलब प्रकाश का जो बहुत सारा किरण हो जाएगा, यानी प्रकाश के किरण का समूह हो जाएगा, उसको प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। अब प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है: अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो उन सब चीजों को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है, प्रकाश के किरण पुंज का क्या प्रकार है, और अन्य इस चैप्टर से संबंधित जो भी टॉपिक्स होंगे उनको एक अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को अवश्य लाइक करें। नमस्कार।